और उसके पश्चात आपने देखा होगा कि उस समय की सरकार ने और क्या क्या किया था। हिंदुओं के बांटने की कौन सी साजिश वीपी सिंह सरकार में हुई थी, ये सब आपको मालूम है। तो कभी कभी देवियों और सज्जनों, ये मुझे महसूस होता है कि क्या ऐसा तो नहीं कि वीपी सिंह सरकार को अमेरिकन आईएसआई, उस समय के अमेरिकन आईएसआई एक्सिस ने इंस्टॉल किया था, वरना मुफ्ती मोहम्मद सईद को कोई बनाने का कोई, मुझे आज तक उसका कोई तर्क नहीं मुझे समझ में आया। और ये सबको मालूम है कि उसी के बाद से ये जितने ग्लोबल जिहादीज हैं, उज़्बेक, चेचेन्स, पश्तून, ये सब यहां पर आने लगे कश्मीर के अंदर में। तो देखिए, ये जान लीजिए आप कि कश्मीर में जो भी जिहादी आता है वो कश्मीर के लड़ने के लिए नहीं आता है, वो कश्मीरियत के लिए नहीं लड़ने आता है। शाह फैजल, एक आईएएस ऑफिसर जिसने रिजाइन किया है, वो कहता है कि जो ये हुर्रियत वाले हैं, ये कश्मीरियत के रिपोजिटरी हैं, यानी कि ये कश्मीरियत को देखभाल करने के लिए हैं, कश्मीरियत के धरोहर को बचाना चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि इसी हुर्रियत ने और महबूबा, ये मुफ्ती और ये अब्दुल्लाज ने कश्मीरियत को पाकिस्तान के हाथ बेच दिया, ग्लोबल जिहादियों के हाथ बेच दिया इन्होंने। तो जो भी जिहादी आता है कश्मीर में, वो कश्मीर और कश्मीरियत के लिए नहीं आता है, वो ग्लोबल जिहाद के नाम पे आता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो आज कश्मीरी को ही नहीं मार रहे होते। वो लेफ्टिनेंट उमर को नहीं मारते, अयूब पंडित को नहीं मारते, सीपीओ निसार को नहीं मारते जब उनके वालिद साहब जब फजर की नमाज पढ़ रहे थे। तो ये मामला जो है ये पूरा का पूरा ग्लोबल जिहाद का है, क्योंकि इनका इंडोक्ट्रिनेशन ग्लोबल जिहाद के नाम पे होता है। कोई पाकिस्तान के नाम पर कोई मरने के लिए, आखिर आप बताओ, कोई चेचेन, कोई उज़्बेक, कोई वहाँ का पश्तून या पाकिस्तान का पंजाबी, वो कश्मीर और कश्मीरियत के लिए क्यों मरने आएगा? दूसरी बात कि ये जो नैरेटिव जो ये चलाया गया ग्लोबल जिहाद का, देखिए, अगर अब्दुल्ला और मुफ्तीज अगर ये इनका दिल हिंदुस्तान के लिए धड़कता तो आज ग्लोबल जिहाद इस तरह से वहां पनप नहीं रहा होता। वास्तविकता यह है कि श्रीनगर और इस्लामाबाद की दूरी इन्होंने बिल्कुल सिकुड़ दिया है, और श्रीनगर और दिल्ली की दूरी इन्होंने बढ़ा दिया है। एक जमाना था जबकि कश्मीरियत हावी था, 47-48 की बात कर रहा हूं मैं। एक जमाना था जबकि पाकिस्तान ने जब 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर किया तो वो ये कैलकुलेशन था कि जब वहां से जिहादी आएंगे तो अपने आप एक अपराइजिंग होगा कश्मीर में, और उसके जो उससे लगे हुए जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें। लेकिन जो वहाँ के गुज्जर मुसलमान थे, जो पहाड़ी मुसलमान थे, उन्होंने भारत का साथ दिया और आज भी वो भारत का साथ दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी कुछ महीने या 1-2 साल पहले फारूक अब्दुल्ला का एक वक्तव्य आया था और बड़े जोश में, बड़े गर्मी के साथ
और बड़े तंज के साथ उन्होंने कहा कि क्या पीओके तुम्हारे बाप का है? अब मैं क्या कहूं शेख अब्दुल्ला को, पीओके मेरे बाप का नहीं है लेकिन तुम्हारे पाप का जरूर है। वो इस तरीके से कि अगर थोड़ी मुश्किलों का सामना करके या थोड़ी मुश्किलों के नीचे अगर आपके पूर्वजों ने धर्म नहीं बदला होता तो पीओके वाकई में शेख अब्दुल्ला का होता। तो आप एक बात बताओ साहब, और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जो डिमांड है कि हमको कश्मीर चाहिए, प्लेबिसाइट चाहिए, पीओके चला गया पाकिस्तान के साथ, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्यों गया, कैसे बढ़ा, क्या साजिश थी, ब्रिटिश की क्या साजिश थी, अमेरिकन की क्या साजिश थी, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं हर जगह ये पूछता हूं कि क्या टेरिटोरियलिटी जो है, क्या वो धर्म का फंक्शन है? यानी कि 1400 साल पहले एक धर्म शुरू हुआ, और मैं ये हर जगह ये बात बोलता हूं कि आप में से कोई भी बैठा हुआ व्यक्ति या संविधान के निर्माता या जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस बैठे हुए हैं, क्या मुझे सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि इस धरती पे आखिरी धर्म पैदा हो चुका है? अब आगे कोई धर्म पैदा नहीं होगा। क्या कोई मुझे सर्टिफिकेट दे सकता है कि आखिरी मसीहा पैदा हो गया है? तो अगर आप सर्टिफिकेट नहीं दे सकते तो ये कहां का ये लॉजिक है कि आप अगर धर्म बदल लें तो उसके लिए आपको एक टेरिटरी चाहिए? मान लीजिए ए.आर. रहमान की माता ने अपना धर्म बदला, ठीक है, वो दूसरी बात है कि ए.आर. रहमान वो साम वेद से निकली हुई संगीत को ही से पूरा पैसा और शोहरत कमा रहे हैं। उनकी माताजी ने धर्म बदला। अब एक हाइपोथेटिकली ले लीजिए कि अगर पूरे के पूरा तमिलनाडु ए.आर. रहमान बन जाए और उसी तरह कन्वर्ट कर ले, तो वो भी अलग हो जाना चाहिए देश से। ये कहां का लॉजिक है? और ये जो मैं बात कर रहा था ये पीओके की, आज गिलगिट बाल्टिस्तान एक कॉलोनी बन के रह गया है चाइना का, उसके बारे में ये लोग कुछ नहीं बोलते, बिल्कुल चुप। चाइना में दाढ़ी और बुर्का दोनों बैन कर दिया गया है, उसके बारे में ना मुल्ले कुछ बोलते हैं, ना ये यहाँ के जो सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर्स हैं वो बोलते हैं। कल मैं पढ़ रहा था कि वहाँ पे जो युगूर मुस्लिम्स हैं उनका डीएनए प्रोफाइलिंग किया जा रहा है, और वो डीएनए प्रोफाइलिंग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे री एजुकेशन सेंटर्स चलाए जा रहे हैं। इनको पकड़ पकड़ के री एजुकेशन कैंप्स में ले जाया जा रहा है कि सब कुछ वो भूल जाओ, जिहादिज्म, अब नई चीज़ पढ़ाता हूँ, पढ़ो। तो वो अब उसमें से कोई भाग न जाए, कोई उसको स्किप न कर जाए, तो उन्होंने डीएनए, उनका वो डीएनए टेस्ट ले रहे हैं, प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। जो इक्विपमेंट जो वो डीएनए के लिए जो सैंपल निकालते हैं वो इन्होंने अमेरिका से लिया है, और हर पुलिस फोर्स के साथ एक वो सो कॉल्ड साइंटिस्ट लगा हुआ है जो कि हेल्थ चेक के नाम पे वो सीधे सैंपल निकालता है और वो डीएनए उनका निकालता है। उसके खिलाफ आप एक शब्द नहीं देखोगे, न कश्मीर का नेता बोलेगा, न पाकिस्तानी बोलेगा, कोई नहीं इसके खिलाफ। ताजिकिस्तान में भी बियर्ड और बुर्का दोनों बैन कर दिया गया है, वो कहते हैं कि वो ताजिक कल्चर के खिलाफ है। सऊदी अरेबिया में भी एक डी रेडिकलाइजेशन प्रोसेस शुरू हुआ है। आप लोग, पता नहीं आप लोग को इस बात से अवगत होंगे
कि प्रिंस सलमान ने वहाँ पे तमाम स्टेप्स लिए हैं। मॉरल पुलिसिंग जो होता था वहाँ पे उसको काफ़ी ढील दे दी गई है। उसमें औरतों को ड्राइविंग अलाउड हो गया है। औरतें फुटबॉल मैचेस अब स्टेडियम में जाके देख सकती हैं। प्रिंस सलमान जो है वो इजिप्ट में जाके वहाँ पे जो कॉप्टिक कैथेड्रल है वहाँ पर उन्होंने विज़िट किया, जो कि मुस्लिम ब्रदरहुड को एक मैसेज देने के लिए। इस बार यूएई में पहली बार किसी पोप का आगमन हुआ और वहाँ पर उन्होंने 13,000 क्रिश्चियंस का मास प्रेयर करवाया उन्होंने। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। और प्रिंस सलमान ने बोला कि देखो 1979 में जो ईरानियन क्रांति हुई एक थियोक्रेटिक चैलेंज था। अगर उसको लिए हमें रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी था तो हमने वहाबिज़म को प्रमोट किया। और वो वहाबिज़म के ही तहत उसी प्रमोशन के तहत पैसा बहुत था, पेट्रो डॉलर्स थे और यहाँ पे मस्जिदें खुली और बड़े बड़े मतलब आप देख रहे सेमिनरीज उस समय उनकी फंडिंग हुई। लेकिन उन्होंने कहा कि ये प्रोसेस को अब रिवर्स करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब ये काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है। तो प्रिंस सलमान अभी वहाँ पे आए थे। ये आपके पाकिस्तान का दौरा किया था उन्होंने। उस समय वहाँ की जो जिहादी तंजीमें हैं और ख़ास करके वो तंजीमें जो पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस इस्टेब्लिशमेंट जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल करती है, उन तंजीमों में ये गलत मैसेज न चला जाए। क्योंकि मैं जब टेलीविज़न चैनल्स पे जाता हूँ तो कई ये मुस्लिम सो कॉल्ड मुस्लिम नेता मेरे पास से बात होती है प्रोग्राम के पहले, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि देखिए आप लोग बदलते क्यों नहीं, वो आपका आका तो बदल रहा है, वो सऊदी अरेबिया, वो देखो वो प्रिंस सलमान क्या क्या कर रहा है। कहते सर सिंह साहब ये मारा जाएगा, ये मारा जाएगा, उनकी बस यही ख्वाहिश है। तो ऐसे समय में प्रिंस सलमान का भी विजिट हुआ सऊदी अरेबिया में। जब ये विजिट होता है तो वहां पर ये पूरे ग्लोबल जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस वो बहुत खफा हैं प्रिंस सलमान से कि ये तो हमारी पूरी मतलब ये जो उद्योग है जिहादी उद्योग है ये तो यही बंद करवा देगा। और एक मुख्य कारण ये सीआरपीएफ जवानों पे हमला करवाने का यही था। एक मुख्य कारण वो मैसेज देना चाहते थे जैश ए मोहम्मद जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को और उसके कार्डर्स जो हैं जो इंडिया में और सब कॉन्टिनेंट में उनको एंड राउंड द वर्ल्ड उनको एक मैसेज वो देना चाहते थे कि देखो हम कट्टरपंथ का रास्ता नहीं हमने छोड़ा है। तो इसके और भी टाइमिंग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो हो रहा था पाकिस्तान का केस कुलभूषण को लेके बहुत वीक है, वो भी दूसरा कारण हो सकता है। और तीसरा कारण इंडियन पॉलिटिक्स भी है इसमें, इससे भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते।